आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की कम्युनिज्म थ्योरी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जस्टिस थ्योरी और एजुकेशन थ्योरी के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। तो आज हम लेंगे प्लेटो की साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, जिसको हम कम्युनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। बेसिकली जो है वो कम्युनिज्म का मीनिंग क्या होता है, जो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, आर्थिक विषमता की, इकोनॉमिक जो लेवल है उसको कम करना। लेकिन यहाँ पर प्लेटो ने कम्युनिज्म का मीनिंग जो है वह आर्थिक विषमता से नहीं लिया है, उसका मीनिंग जो है वह राजनीति से जो है वह लिया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए दो चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है। फर्स्ट तो है राज्य के द्वारा सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, सेकंड है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। इन दो चीज़ों को प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए इम्पोर्टेंट माना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटो ने जो है वह 3 तत्वों का प्रतिपादन किया था। फर्स्ट है बुद्धि, जो होती है शासक वर्ग में, सेकंड है साहस स्पिरिट, वो होता है सैनिक वर्ग में, और थर्ड है आपकी तृष्णा, जिसको एपिटाइट बोलते हैं, और वो होता है उत्पादक वर्ग में। प्लेटो ने कहा है कि जो 50 वर्ष की आयु तक जो सारी शिक्षा प्राप्त कर लेता है वही राजा बनने का उत्तराधिकारी होता है। क्लियर? अब प्लेटो ने अपने इन तीनों तत्वों के आधार पर समाज के 3 वर्ग बनाए हैं। उसमें सबसे पहले है आपका बुद्धि या विवेक से लेंगे, जो होता है किसमें, शासक वर्ग में, साहस है वो सैनिक वर्ग में, और तृष्णा यानी कि संचय करने की प्रवृत्ति होती है प्रोडक्शन वर्ग में होती है, जिसको अपन उत्पादक वर्ग भी कहते हैं। तो प्लेटो ने कहा है कि जो आपका संरक्षक वर्ग है, जिसको अभिभावक वर्ग भी कहते हैं, इसमें प्लेटो ने दोनों वर्गों को लिया है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को। कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जो होते हैं वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा प्राप्त करके वह समाज में अपने जो कर्तव्य है, अपने कार्यों का निर्वहन जो है वह अच्छी तरीके से कर पाते हैं। शिक्षा उनमें अपने कर्तव्य पालन की भावना को बढ़ती है। शिक्षा के द्वारा वो सीखते हैं कि उनको अपना कर्तव्य करना चाहिए, देश की रक्षा जो है वह करनी चाहिए, देश की एकता और दृढ़ता को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। और यह उनका एकमात्र धर्म भी है कि वो अपने राज्य की रक्षा करें, राज्य की एकता को बनाए रखें। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी शासक और सैनिक वर्ग जो होता है वह कहीं न कहीं जाकर उनके जो संस्कार शिक्षा के द्वारा मिले होते हैं उनको, वो कहीं न कहीं जाकर जो है वह खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो होता है, चाहे वो शासक वर्ग हो या सैनिक वर्ग हो, व्यक्ति हमेशा जो है वह निजी संपत्ति और परिवार के चक्रव्यूह में फंस जाता है और निजी स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है। तो प्लेटो ने सैनिक वर्ग और केवल सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए इस प्रकार की व्यवस्था में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था प्रतिपादन की, जिसको हम साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। जिस तत्व है, फर्स्ट है आपका संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद, यानी कि प्रॉपर्टी कम्युनिज्म और फैमिली कम्युनिज्म 2 इम्पोर्टेंट जो है वह एलिमेंट है। अब प्लेटो ने साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट माना है, जिसमें आता है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। प्लेटो के अनुसार जो है वो एक ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिसके द्वारा सैनिक वर्ग और अभिभावक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन जो है वह श्रेष्ठतापूर्वक कर सके। इसलिए प्लेटो ने जो है वह केवल साम्यवाद को अभिभावक वर्ग के लिए जो है वह इम्पोर्टेंट माना है। फर्स्ट हम लेंगे संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में बताया है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जो अभिभावक वर्ग के अंदर आते हैं उनके लिए निजी संपत्ति निषेध होगी। वह किसी प्रकार की जो है वह संपत्ति को स्पर्श नहीं करेंगे, वह किसी भी प्रकार की चल और अचल संपत्ति का जो है वह संग्रह नहीं करेंगे। वह राज्य के द्वारा निर्मित जो है वह बैरक, यानी कि जो राज्य के द्वारा जो निर्मित मकान होंगे उनके अंदर रहेंगे। सभी जो शासक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, वो सामूहिक रूप से जो है वह
भोजन करेंगे, जो मेज है, जो डाइनिंग टेबल है, उस पर सामूहिक रूप से जो है वो भोजन करेंगे। उनका घर जो होगा वो हर किसी के लिए ओपन होगा, कोई भी उसके अंदर आ सकते हैं, कोई भी उनके अंदर जा सकते हैं। वह किसी भी प्रकार की भूमि का है, किसी भी प्रकार की जो है निजी संपत्ति का संग्रह उनके लिए निषेध होगा। क्लियर बेटा? यानी कि शासक वर्ग किसी भी प्रकार की जो है वो निजी भूमि का संग्रह नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की संपत्ति का संग्रह नहीं करेंगे। वो हमेशा जो आपकी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उनसे जो है वह दूर रहेंगे और दूर रहकर जो है वह देश की रक्षा करेंगे, देश के कर्तव्यों का पालन करेंगे। और उत्पादक वर्ग के द्वारा अगर उत्पादक वर्ग उनको थोड़ा सा धन देंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, मतलब थोड़ी सी वृत्ति है, थोड़ा सा पैसा जो है वो प्रोडक्शन वर्ग के द्वारा उनको दिया जाएगा, लेकिन वह निजी संपत्ति का संग्रह जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर शासक वर्ग या सैनिक वर्ग के द्वारा किसी भी भूमि को खरीदा जाता है या निजी संपत्ति का संग्रह किया जाता है तो उस समय समाज के हर नागरिक उनसे घृणा करने लग जाएंगे। तो प्लेटो ने कहा है कि जो निजी संपत्ति है उसका उपयोग जो है वह सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। उनकी स्वयं की जो है वह निजी संपत्ति नहीं होगी, उनकी स्वयं की भूमि नहीं होगी, उनके स्वयं का कोई मकान नहीं होगा, वह सामूहिक रूप से रहेंगे, सामूहिक रूप से जो है वह डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। उनका घर जो है वह हर एक के लिए जो है वह क्या होगा, ओपन होगा, कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी उसमें जा सकता है, जो राज्य के द्वारा निर्मित होंगे। और प्रोडक्शन वर्ग के द्वारा एक जो है वह अमाउंट उनको दिया जाएगा जिससे उनका वो जीवन यापन हो सके। क्लियर बेटा? प्लेटो की जो संपत्ति संबंधी जो साम्यवाद है उसकी जो विशेषताएं, उसकी विशेषताओं में यह है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, जिसमें शासक और सैनिक वर्ग आता है, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वह जन कल्याण होता है। लेकिन समाज के हर लोगों के द्वारा जो है वह उस प्रकार के व्यवहार को अपनाया नहीं जाता है। यानी कि शासक और सैनिक वर्ग का तो उद्देश्य जन कल्याण होगा, लेकिन समाज का हर नागरिक जो है वह इस उद्देश्य को नहीं अपनाएगा। दूसरा यह है कि जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है उनका जो मार्ग होता है वो त्याग का मार्ग होता है, भोग का मार्ग नहीं होता है। यानी कि जो शासक वर्ग है वो कंचन और कामिनी, कंचन का मतलब होता है सोना, और कामिनी का मोह जो है वह छोड़कर जन कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। इसी टाइप से फॉस्टर ने भी कहा है कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन उसका त्याग करना है। इसका उद्देश्य, जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका उद्देश्य जो है वह राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। मतलब आर्थिक विषमता को दूर करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य जो है वह राजनीतिक है। कि शासक और सैनिक वर्ग जो है वह हमेशा जन कल्याण के कार्यों में लगे रहें, देश की जो है वह रक्षा करें, देश की एकता को बनाए रखें, और जो बाधाएं इनको अपने कार्यों से विचलित करती है उनको जो है वह दूर करना ही साम्यवाद है। प्लेटो के साम्यवाद की अरस्तु ने, बार्कर ने, सेबाइन ने और पोकर ने आलोचनाएं जो है वह की है। अरस्तु का कहना है कि प्लेटो ने जिस साम्यवाद के बारे में, प्लेटो ने जिस संपत्ति साम्यवाद के बारे में बताया है, क्योंकि संपत्ति संग्रह करना वो हर व्यक्ति का एक निजी जो है वह प्रवृत्ति होती है, उनका जो है वह एक बेसिक नेचर होता है संपत्ति का संग्रह करना, और व्यक्ति को अपने इस अधिकार से जो है वह दूर करना जो है वह गलत है। क्लियर बच्चों? अरस्तु साम्यवाद को जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध मानता है। उसने कहा है कि संपत्ति की जो है वह सांझी व्यवस्था, यानी कि जो है वह संपत्ति का यूज सभी मनुष्यों के द्वारा किया जाएगा, शासक वर्ग और सभी मनुष्यों के द्वारा जो है वह किया जाएगा, तो यह व्यवस्था जन कल्याण की भावना में वृद्धि नहीं कर सकती है। जो संपत्ति की सांझी व्यवस्था है वो जन कल्याण के मामलों में वृद्धि नहीं जो है वह कर सकती है। दूसरा यह है कि संपत्ति भले ही निजी हो लेकिन उसका यूज जो है वह सामूहिक होना चाहिए, जिससे व्यक्ति और राज्य दोनों का जो है वह कल्याण हो सके। ये माना है अरस्तु ने। फिर बाद में अरस्तु ने कहा है कि जो निजी संपत्ति का संग्रह करने से व्यक्ति में उत्साह जो है वह बढ़ता है और उसमें एक लगन होती है, और वो समाज के हर व्यक्ति के साथ जो है वह उसमें कंपटीशन की भावना होती है निजी संपत्ति के संग्रहण में। लेकिन अगर संपत्ति जो है वह सामूहिक होगी तो वो अपने गुणों का विकास जो है वह नहीं कर पाएगा, उसमें जो है वह कॉम्पिटिशन की भावना भी नहीं होगी और वो अपना सर्वोत्तम विकास भी नहीं कर पाएगा। क्लियर बच्चों? अरस्तु के अलावा जो है सेबाइन है, बार्कर है और
पोकर ने भी जो है संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना की है। निजी संपत्ति के संग्रह करने पर मनुष्य में सद्गुणों का भी विकास होता है। जैसे मनुष्य में दया है, दान है, परोपकार जैसे गुणों का विकास होता है। लेकिन प्लेटो ने केवल संपत्ति के संग्रहण करने से जो अवगुण होते हैं उन पर ही अपना सारा ध्यान जो है केंद्रित किया है। प्लेटो का जो साम्यवाद है उसको अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। सेमी जो है कम्युनिज्म कहा जाता है इसको, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद जो है वह केवल अभिभावक वर्ग के लिए है, जिसमें कि शासक वर्ग आता है और सैनिक वर्ग आता है। उत्पादक वर्ग को इससे वंचित रखा गया है, क्योंकि उसने माना है कि संपत्ति के संग्रह से जो मतभेद होते हैं, जो अनेकताएं विकसित होती है, जो लोभ होता है, इसलिए जो है वह इसका अधिकार जो है वह देना शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं है। सैनिक वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उत्पादक वर्ग को जो है वह इससे अलग रखा गया है। तीसरा यह है कि जो प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद है वह मानवीय स्वतंत्रताओं को हनन करता है, क्योंकि है ना व्यक्ति वही कार्य करेगा जो राज्य चाहेगा। यहाँ पर व्यक्ति को जो है एक साधन मात्र मानकर उसकी स्वतंत्रताओं पर कुंठाघात किया गया है, उसकी स्वतंत्रताओं का हनन किया गया है। बच्चों क्लियर प्लेटो का संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में? कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना।